बिल्कुल। तो सोने की चमक बढ़ रही है। सुब्रमण्यम जी, आपका व्यू भी लेना चाहूंगी। ये जो सोने में हम तेजी देख रहे हैं, फेस्टिवल सीजन का मूड है, लोग सोना तो कम नहीं खरीदेंगे, लेकिन इस सोने की तेजी को आप कैसे देख रहे हैं बाजारों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए? जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे, ऑब्वियसली एक ऐसा एसेट क्लास है जो इंडियंस के लिए काफी एक फेवरेट रहा है, और आई थिंक कहीं ना कहीं लास्ट 1-1.5 साल में इसकी चमक थोड़ी बहुत कम जरूर हुई है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वापस एक रिवाइवल या बॉटमिंग आउट फेज गोल में देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वापस एक जो भी एसेट क्लास की एक तलाश में है अदर देन रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट वगैरह, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक वापस एक गोल्ड की तरफ इशारा है। और जिन्होंने जैसे बताया, आई थिंक गोल्ड लोन कंपनीज के लिए जो एलसीवी है वो काफी वहां फायदेमंद हो सकती है, और उनके लिए आई थिंक डिसबर्सल ऑफ लोन्स में और अच्छी तो इजाफा मिलने की संभावना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक मिक्स्ड व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वापस एक चिंता का विषय हो सकता है, जहां पर गोल्ड इंपोर्ट्स जो काफी आरबीआई के लिए काफी एक दिक्कत कर रही है, जहां पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बीच में 2013 में लगानी पड़ी, तो शायद वो स्थिति ना आवे, वही आशा कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक मिक्स्ड आई थिंक रिएक्शन, आई थिंक इसको देखना पड़ेगा, और आई थिंक इसमें पॉजिटिव्स है और नेगेटिव्स भी है, और इसको ऐसे देखना पड़ेगा ओवरऑल। बिल्कुल। तो घरेलू बाजारों में सोना जो है पिछले 1 महीने में 1000 रुपए महंगा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हम इसमें एक बढ़त का ही दौर लगातार देख रहे हैं, तो बनी रहेगी नजर सोने की चाल पर। लेकिन फिलहाल साउथ आपका में हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट तैयार हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही आज तेजी के साथ शुरुआत की है, और ये तेजी अभी भी कायम है। सेंसेक्स में हम 194 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं, वहीं निफ्टी में भी 61 अंकों की बढ़त है। मिड कैप में भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में हम 158 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। एनएससीएल और एफटीआईएल के विलय को लेकर सरकार के 2 विभागों में मतभेद हो गया है। अब मामला कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री को लेना है और इस महीने के अंत तक इस पर फैसला करना है। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी से। लक्ष्मण, 2 विभागों में आपस में ये विवाद क्यों छिड़ा है? देखिए, 2 विभागों में विवाद इस वजह से छिड़ा है क्योंकि जब एफटीआईएल और एनएससीएल के मर्जर की बात उठी तो अलग अलग संबंधित विभागों से सलाह मशविरा किया। तो ईडी ने यहां अपनी राय दी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, कि अगर अभी हम दोनों में मर्ज कर देते हैं एफटीआईएल और एनएससीएल में, तो जिग्नेश शाह बच निकलेंगे। जो जिम्मेदारी जिग्नेश शाह के ऊपर बनती है वो जिम्मेदारी जिग्नेश शाह से हटके एफटीआईएल के तमाम जो प्रमोटर है उनके ऊपर हो जाएगी। ईडी ने अपनी राय रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास भेजी। रेवेन्यू सेक्रेटरी ईडी राय से सहमत हुए और रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, हमें जो है ये खासतौर से मर्जर नहीं करना चाहिए जब तक कि ये जांच पूरी ना हो जाए। रेवेन्यू सेक्रेटरी उस टाइम हुआ करते थे शक्तिकांता दास, उन्होंने ये राय रखी थी वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास। उसके बाद जो उसी वक्त जो डीए सेक्रेटरी थे राजीव महर्षि, उन्होंने इस राय से सहमति नहीं जताई। उनका कहना था कि नहीं, अभी हमें इसको रखना चाहिए, दोनों कंपनियों को मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर मर्ज नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जिग्नेश साहब बच निकलेंगे। तो ये बेसिकली वित्त मंत्रालय के 2 अलग अलग विभागों में मतभेद है कि दोनों को मर्ज किया जाना चाहिए कि मर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। अभी भी हमारे वित्त मंत्रालय कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, जो हमारे सूत्र से बातचीत हुई, उनका कहना है कि अभी भी वही राय रखते हैं कि अभी फिलहाल मर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्ज अगर किया जाता है तो जिग्नेश साहब बच निकलेंगे। जब तक जांच पूरी ना हो मर्ज ना किया जाए। इस बीच एक आदेश आया है कोर्ट का, उनका कहना है कि इस महीने के अंत तक सरकार अपना फैसला दे दे कि एफटीआईएल एनएससीएल को मर्ज किया जाए ना किया जाए। तो इन विवादों के बीच लक्ष्मण आपसे समझना चाहेंगे, क्या आकलन है, फैसला कब तक होने की संभावना दिख रही है? देखिए, तकनीकी तौर पर कहें तो यह फैसला इस महीने के आखिर तक आ जाना चाहिए, लेकिन अब चूंकि विभागों में मतभेद है तो हो सकता है कि फैसला थोड़ा लंबा टले। लेकिन यहां पे कोर्ट का आदेश है तो सरकार को अपना मत कोर्ट को बताना होगा कि क्या वो एफटीआईएल एनएससीएल मर्जर के पक्ष में है, विरोध में है। पिछले दिनों कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में संबंधित लोगों से सलाह मशविरा किया गया, तो वहां पे एफटीआईएल के लोग जो आए, प्रतिनिधि आए, उन्होंने भी इस मर्जर के खिलाफ अपनी राय दी। कहा कि इसमें दोषी जो है जिग्नेश शाह है। एफटीआईएल के साथ मर्ज करने के बाद एफटीआईएल के तमाम
प्रोमोटर इसके दोषी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, और फिर एफटीआईएल के जो 90% प्रोमोटर हैं वो नहीं चाहते हैं कि इसको मर्ज किया जाए। तो कई राय है जो इसके खिलाफ है, कई राय है जो इसके पक्ष में है। तो अब अंतिम फैसला वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेना है, जिनके पास खुद कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय का कार्यभार है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी भी है। नीरज जी, क्या विलय से वाकई में फायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस केस को जब से पूरा विवाद हुआ हमने बहुत गहराई से इसको ट्रैक किया, बहुत रिपोर्टिंग की, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका विलय जरूरी है और विलय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके पीछे कारण यह है कि अगर एनएससीएल को एफटीआईएल में मर्ज किया जाता है तो एनएससीएल के ऊपर जो लायबिलिटी है वो पूरी तरीके से एफटीआईएल में भी जाएगी। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि एफटीआईएल के पास ऑलरेडी 2,500 करोड़ से ज्यादा का कैश है, क्योंकि बहुत सारे स्टेक सेल उन्होंने किए थे। एमसीएक्स का स्टेक सेल किया था, वो पैसा पड़ा हुआ है। आईईएक्स में स्टेक सेल किया, वो पैसा पड़ा हुआ है। तो एक बड़ी रकम उनके पास नगद है, वो काम आ सकती है निवेशकों को देने के लिए। इसलिए लगातार इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि अगर उसको मर्ज कर दिया जाता है तो जो उसके पास रकम है उससे निवेशकों का भुगतान किया जा सकता है, तो ये लायबिलिटी पूरी तरीके से आएगी। इसलिए मर्जर होना जरूरी है और ये इस पक्ष में है कि मर्जर होना चाहिए। इसीलिए शायद जब सरकार ने एक व्यू लिया था कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, कंपनी मंत्रालय ने, कि इसको मर्जर किया जाना चाहिए, ये निवेशकों के हित की बात है। तो यानी सरकार का रुख इस विलय पर क्या लग रहा है आपको, कि वो क्लियर है कि ये विलय जरूरी है या अभी सोच विचार करने वाले हैं? और देखिए, इससे पहले जब विलय की बात चली थी तो एक तरीके से उच्च स्तरीय राजनीतिक फैसला लिया गया था कि इसको मर्ज करना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी भी हालत में एक क्रोनिकलिज्म की तरफ नहीं दिखना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि हर पूरा फैसला हो और निवेशकों के हित में हो। इसलिए जो ये फैसला जब लिया गया था तो आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मिनिस्टर भी ये चाहते थे कि ये डिसीजन हो। इसीलिए जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है उसने इस प्रपोजल को रखा था और इनिशिएट किया था कि दोनों को मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि होल्डिंग कंपनी वही थी, उसी के अंडर में ये चल रहा था। और अगर ये मर्ज होता है तो लायबिलिटी एक तरीके से उसके ऊपर आएगी और दी जाएगी। तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर भी ये जरूरी होगा कि इसका विलय हो और सरकार अपने आप को ये दिखाए कि वो क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ में नहीं है, निवेशकों के साथ में, आम जनता के साथ में। बड़ी संख्या में निवेशकों का इसमें पैसा फंसा हुआ है जो उनको वापस मिल सके। तो मुझे लगता है कि दोनों दृष्टि, सरकार भी यही चाहेगी कि विलय हो, इसलिए हो सकता है ये फैसला विलय के पक्ष में हो। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनएससीएल और एफटीआईएल के विलय को लेकर के विवाद बना हुआ है और अब अंतिम फैसला कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री लेगी। और हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इस महीने के अंत तक इस पर कुछ फैसला आ सकता है सरकार की तरफ से। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर सौदा आपका में, आगे हम शामिल करेंगे शेयरों से जुड़े आपके सवालों को, जवाब देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। गिरावट के बाद बाजार में तेजी, सेंसेक्स 200 अंक तक चढ़ा, निफ्टी 8,150 के पार, बैंक निफ्टी में भी करीब 1% की मजबूती। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने में देरी के संकेत से सोने को सपोर्ट, 5 महीने के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा सोना। ऑस्ट्रेलिया में $700 करोड़ के कोल माइन और रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में शानदार तेजी, अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 11% चढ़ा। नतीजों के बाद एचयूएल पर घटा दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा, गोल्डमैन सैक्स ने शेयर का लक्ष्य घटाकर ₹716 किया। और माइंट्री और एलआईसी हाउसिंग के नतीजे आज, माइंट्री का मुनाफा 6%, जबकि एलआईसी हाउसिंग का मुनाफा 17% बढ़ने का अनुमान। सिंटेक्स, मास्टेक और डीबी कॉर्प के नतीजों पर भी बाजार की नजर। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं ऑल्टमाइन कैपिटल से के सुब्रमण्यम और एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। सीधा रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। अविनाश मेरे साथ जुड़ रहे वाराणसी से। नमस्ते अविनाश, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास मैडम नमस्ते। 1995 में हमने डाबर खरीदा था, जो स्पीड और बोनस लेके इस समय 12,000 है। हाँ हाँ। और डॉक्टर रेड्डी खरीदा था जो कहना स्पीड और बोनस लेके 400 है। तो हम लॉन्ग टर्म से अच्छा। है, तो इसको रखना चाहिए कि या बेचना चाहिए?
बिल्कुल, आपने जिस तरह से आपकी खरीद रही है बिल्कुल समझ में आ रहा है अविनाश जी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने हुए हैं। सुब्रमण्यम सर, अविनाश जी का सवाल सुना। डाबर है और डॉक्टर रेड्डी है, दोनों ही बेहद पुरानी खरीद रही हैं, बोनस वगैरह भी इन्हें मिलता रहा है समय समय पर। अभी आप क्या करने की सलाह देंगे? 10 साल से ये होल्ड कर रहे हैं इन दोनों को। जी, आई थिंक दोनों स्पेसिफिक अपने अपनी इंडस्ट्री में एक दिग्गज स्टॉक्स रहे हैं और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं रहा। और मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर इनका चिंता जो भी है, आई थिंक लास्ट फ्यू डेज में यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट जो आई है उसको चलते इनके शायद थोड़ी बहुत आशंका है डाबर में इन पर्टिकुलर। तो आई थिंक डाबर की अगर हम बात करें तो आई थिंक यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू वाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी ग्रोथ देख रहे हैं। ऑफकोर्स वैल्यूएशन के लिहाज से ऑब्वियसली थोड़ी बहुत स्ट्रेच लग रही है। तो मेरा मानना है कि शायद इनके पास जो भी होल्डिंग है उस पर एक पार्ट मुनाफा वसूली कर सकता है। आई थिंक जिनके पास उनके पास अगर अच्छे खासा रकम है तो शायद एक 25% का होल्डिंग वहां पर थोड़ी बहुत यहाँ पर मुनाफा वसूली कर ले, वही मेरी सलाह रहेगी, जिससे इनका थोड़ी बहुत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का रिकवर भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी हो जाएगा। तो वो मेरी सलाह रहेगी। और जहां तक डॉक्टर रेड्डी का सवाल है, ऑब्वियसली इस पे भी पीरियडिकली हम अच्छे खासे ड्रग लॉन्चेस की हम बात पॉसिबिलिटी सुनते आ रहे हैं। और अगेन बट ये सब फार्मा स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन आई थिंक डॉक्टर रेड्डी ऑलमोस्ट 45-50 पी पे ऑलमोस्ट ट्रेडिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट चीप स्टॉक्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस लेवल से शायद कोई ऐसा बहुत स्टीप प्राइस ना मिले, लेकिन और इसमें भी मेरा मानना है कि शायद एक 25% का होल्डिंग्स यहाँ पर एक एग्जिट करके चले, मुनाफा वसूली कर लें और इससे इनका एक इस अच्छे लेवल का फायदा भी मिल जाएगा। और दूसरा इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्वियसली अभी काफी नेग्लिजिबल रहेगा, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होने का जो मौका मिल रहा है, आई थिंक उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक 25% ऑफ द होल्डिंग्स मेरा मानना है डाबर और डॉक्टर रेड्डी में एक बार बिकवाली करके चले, यानी पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं आप कुछ। सुब्रमण्यम जी, बढ़ते हैं आगे। जोधपुर से मेरे साथ जुड़ गए आर.एन. माथुर। नमस्ते माथुर जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? नमस्ते मैडम, मैं जोधपुर से आर.एन. माथुर बोल रहा हूँ। मेरे पास 3 प्लेट है 212 एट द रेट ऑफ 70। तो लॉन्ग टर्म के लिए जी, और फिलहाल तो नुकसान हो रहा है सर, 4 रुपए 65 पैसे का। और लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या ऐड करना चाहते हैं और टिन प्लेट अपने पोर्टफोलियो में? जी चलिए हम समझते हैं समित से। समित, आपको टिन प्लेट चार्ट्स पर कैसी दिखती है? लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं माथुर साहब, क्या ऐड करने का ये सही समय हो सकता है टिन प्लेट? देखिए, अगर ब्रॉडर व्यू से हम इसके चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो काफी पॉजिटिव है। फिलहाल तो हम 50-55 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देख रहे हैं। बट अगर ये ऐड करना चाहते हैं तो मैं नीचे के लेवल पे इनको ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा। ऊपर उसका एक 70-72 का एक क्लोजिंग बेसिस पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। जैसे स्टॉक ये लेवल सरपास करता है क्लोजिंग बेसिस पे, इसमें हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख सकते हैं। विद द मोमेंटम ये स्टॉक में अच्छी खासी हम रैली देख सकते हैं। तो मेरी सलाह यही होगी, रादर देन बाइंग एट लोअर लेवल्स, इसमें एक कंफर्मेशन के साथ अबव 72 आप ऐड कर सकते हैं। ये केस में इनको एक इमीडिएट फास्ट रिटर्न्स मिल सकते हैं 85-90 के लेवल तक। और अगर इनका ब्रॉडर व्यू है तो 90 का लेवल क्रॉस होना ये स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एट दिस मोमेंट मैं उनको ऐड करने की सलाह 72 के ऊपर ही दूंगा और एक 57 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। ओके, सो 57 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, यहाँ पर समित की सलाह है आपके लिए। ऋषभ से बात करते हैं, इम्फाल से जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्ते ऋषभ, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग मैडम। जी, गुड मॉर्निंग टू यू सर। मैडम, मेरे पास में GMR इंफ्रा के 5000 शेयर्स हैं 15.8 रुपीज के हिसाब से। अराउंड 6 मंथ्स पहले खरीदे थे मैंने, तो उसके बारे में जानना चाहूंगा। और एक्सेप्ट दैट आगे अभी अराउंड आफ्टर 1 मंथ आई एम गेटिंग 10 लाख रुपीज फ्रॉम माय वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो उसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ ये जानना चाहता हूँ। और ये जो 10 लाख का आप निवेश करना चाहते हैं ये लंबी अवधि के लिए ही करना चाहते हैं? और GMR इंफ्रा में भी आपका व्यू लंबे समय के लिए है? मैडम, GMR इंफ्रा में आई कैन स्टे फॉर 6 more months, 6 और महीने के लिए रुक सकता हूँ। और बाकी जो 10 लाख रुपीज हैं ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ, अराउंड 1 to 2 years।
1 to 2 years। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले GMR इंफ्रा पर कॉल लूंगी समित का। समित, 6 महीने का टाइम फ्रेम है इनका GMR इंफ्रा में, कैसी दिखती है आपको ये कंपनी चार्ट पर? क्या सलाह देंगे यहाँ ऋषभ को? देखिए, लास्ट कुछ मंथ से नहीं तो कुछ ईयर से ये स्टॉक क्लियरली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। लगार्ड है, इसमें हम जब भी देखते हैं कि एक अच्छा खासा उछाल आता है, वहां पे इसमें सेलिंग प्रेशर दिखता है। रिसेंटली हमने 10 साढ़े 10 के लेवल से इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखी है। प्रॉब्ली और थोड़े टाइम के लिए ये कंटिन्यू रह सकती है, बट टेक्निकली अगर ये स्टॉक को ब्रॉडर व्यू से पॉजिटिव बनना है तो इसके लिए इसका 18 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हाई लेवल्स पे इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा। तो फिलहाल मेरी सलाह यही होगी, स्टॉक को थोड़ा इनको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे स्टॉक 16-17 के आसपास आता है वहां पे ये थोड़ा रीअसेस कर सकते हैं। अगर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर दिखता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। साथ ही में ऋषभ का दूसरा सवाल था, 10 लाख रुपए इन्हें अपने कुछ निवेश से मिलने वाला है जो ये इक्विटीज में लगाना चाहते हैं 1 से 2 साल के लिए। सुब्रमण्यम सर, क्या सलाह देंगे? किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है? फंडामेंटली कौन स्ट्रांग दिखते हैं 1 से 2 साल के व्यू पॉइंट से? जी, 2 स्टॉक्स की सलाह मैं डेफिनेटली देना चाहूंगा। एक है MCX, जहां पर ऑलरेडी हमने काफी एक रिवैम्प देखी है और यहाँ पर दिग्गज इन्वेस्टर्स भी शामिल हुए और आने वाले 2-3 साल में ऐसा माना जा रहा है कि शायद यहाँ पे जो भी एक ग्रोथ का थोड़ी बहुत ब्रेक्स लगी थी वो वापस रिवाइव हो जाएगी और उसके चलते हम देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी बाइंग स्टडी बाइंग देखने को मिल रही है। आज 9:30 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। तो मेरा मानना है कि ये इस पे एक निवेश कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं और हमारा लक्ष्य है शायद यहाँ पर एक 2 साल में एक कम से कम 1200 साढ़े 1200 तक एक का लक्ष्य है। और दूसरा स्टॉक जो मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा वो है आइनॉक्स लेजर और ये यहाँ पर मूवी एग्जीबिशन इंडस्ट्री के एक काफी प्रोमिनेंट स्टॉक है और जस्ट नेक्स्ट टू PVR जो भी और एक दिग्गज स्टॉक है। और आइनॉक्स की हम बात करें तो काफी एग्रेसिव ग्रोथ आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है और इनकी जो स्क्रीन्स की कोई एडिशन जो है ये ऑलमोस्ट 50% 2 साल में बढ़ने की संभावना है। और एक्विजिशन भी यहाँ पर हाल ही में हुआ था सत्यम सिनेमास, यहाँ पर जिसका एक्विजिशन चलते यहाँ पर और भी यहाँ पर फुटफॉल्स होने की अच्छी खासी फुटफॉल्स देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस सेक्टर की हम बात करें तो आई थिंक जहाँ पर टायर 2 टायर 3 सिटीज में यहाँ पर इनका प्रेजेंस है और ग्रोथ फेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सब ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये सब कंपनीज आने वाले टाइम पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और यहाँ पर आई थिंक 250 के आसपास है इसका आई थिंक कल ट्रेडिंग कर रहा था। तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद एक मॉडेस्ट टारगेट आप पकड़ कर चले तो आई थिंक कम से कम एक 300 का एक लक्ष्य उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से MCX और आइनॉक्स लेजर ये दोनों स्टॉक्स में मेरा मानना है कि ये निवेश करने लायक है। देखते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर हम अभी हाजिर हो रहे हैं अपने दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुक करते हैं आपके सवालों का। गौरव है मेरे साथ दिल्ली से। नमस्ते गौरव, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास फेडरल बैंक है, 66.63 में मैंने परचेज किया था 100 शेयर और मैम एक था अदानी पावर है जो मैंने आज ही परचेज किया 29 रुपीज में। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए आप। ओके, अदानी पावर भी आज आपने परचेज किया और आज अदानी ग्रुप के लिए अच्छी खबर भी निकल करके आई है। ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन और रेलवे प्रोजेक्ट को इन्हें अब जो एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए थी वो मिल गई है। तो इस पर कॉल लेते हैं हम समित का। यहाँ पर समित जी, फेडरल बैंक इन्होंने बताया इनके पास है 100 शेयर और दूसरा स्टॉक बताया अदानी पावर का, इन्होंने आज की ही इनकी खरीद है। ये दोनों आपको टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे दिख रहे हैं सर? देखिए, अगर फेडरल बैंक की बात करें तो विद ब्रॉडर व्यू इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हमने रिसेंटली इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखा है फ्रॉम दी हायर लेवल्स ऑफ 78-80। तो फिलहाल तो ये इसके एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है जो अराउंड 66-67 हम देख रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर ये स्टॉक 62 के नीचे रहता है तो इसमें वापस थोड़ा हम वीकनेस देख सकते हैं। ये केस में ये स्टॉक वापस रिसेंट लोज के आसपास 58-57 के आसपास करेक्ट हो सकता है। तो डिपेंड करता है इनका टाइम होराइजन क्या है। अगर ये नियर टर्म व्यू से देखना चाहते हैं तो 62 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे एग्जिट की सलाह होगी। ऊपर जैसे ही स्टॉक 67-68 का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस करता है इसमें हम अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं जो 75-76 तक हो सकता है।
दूसरा स्टॉक इन्होंने अदानी पावर का बताया था समित, ये आपको टेक्निकली चार्ट पर कैसा दिखता है? देखिए क्लियरली अडानी पावर लास्ट 6 to 8 मंथ्स में लगाड है, इसमें अंडर परफॉर्मिंग किया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 60-65। हमने इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखा है, बट फिलहाल लग रहा है कि ये स्टॉक 18-20 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है और वहां से हमने रिसेंटली एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखी है। तो ये रिकवरी और थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है, बट 35 से लेके 38 का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है चार्टिकली ये स्टॉक ब्रॉडर व्यू से पॉजिटिव नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जैसे ही स्टॉक 35-38 के जोन में आता है इनकी पोजीशन थोड़ी इनको रीअसेस करनी पड़ेगी। अगर सेलिंग प्रेशर दिखता है तो वहां पे एग्जिट की सलाह होगी। और अब बात करते हैं मनोरंजन से, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते मनोरंजन जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते। मेरे पास एक्चुअली इन्फोसिस है आपका 35 शेयर्स और मारुति है आपका 20 शेयर्स। इन्फोसिस मैंने लिया है 1110 पे। हेलो। और मारुति लिया था मैंने 4424 पे। क्या 1 या 2 साल के लिए मैं रुक सकता, मैं इसी व्यू से लिया हुआ था, तो क्या मैं इन्फोसिस और मारुति में फिर ऐड कर सकता हूँ? इन्फोसिस ऐड करना चाहते हैं या मारुति ऐड करना चाहते हैं या दोनों ऐड करना चाहते हैं? हाँ, आप लोग अगर सलाह देते हैं तो मैं दोनों को ये करता हूँ। चलिए मनोरंजन जी, आपका सवाल रखते हैं सुब्रमण्यम सर के सामने। सुब्रमण्यम सर, आपने सुना मनोरंजन जी के पास है दोनों ही सेक्टर्स के फ्रंट रनर्स इन्फोसिस और मारुति, क्या सलाह देंगे सर? जी, हाल ही में हमने इन्फोसिस के नतीजे देखे थे और यहाँ पर ये थोड़ी बहुत कॉशियस व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जहाँ पर थोड़ी बहुत स्लैकिशनेस की कमेंट्री आ रही है और तो हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर थोड़ी स्टॉक स्लगिश रहने की पूरी संभावना है। और एक ही शायद एक वजह हो सकती है, अगर बाई चांस रुपये में बहुत सडन वीकनेस आवे तो शायद ये सब काउंटर्स में बूस्ट आ सकती है। बाकी ओवरऑल जो भी कमेंट्री आई आई थिंक, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स इनकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ओवर से हो रही है और आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली इसी का एक प्रोमिनेंस रहेगा, तो ऑब्वियसली एक एक्यूमुलेशन फेज पे है आई थिंक इन्फोसिस। और मेरा मानना है कि शायद इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में शायद आउट परफॉर्म ना करे, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। इनको अगर लेने का है तो जहां पर मार्केट पे करेक्शन आवे, ऑब्वियसली इनकी जैसा काउंटर में यहाँ पर डेफिनेटली ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स भी ऐड करती आई है, तो ऑब्वियसली उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे, मैं सलाह दूंगा। और सेम इवन इन मारुति का एक्चुअली वैसा देखा जाए तो 4600 के आसपास हमारा एक सेल कॉल था जहां पर हमने एग्जिट करवाई थी, लेकिन हमारा मानना है कि वो सब उस लिहाज पे यहाँ पर एक ओवर वैल्यूएशन डेफिनेटली थी। और अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत यहाँ पर काफी रिवाइवल आने की संभावना है और इंटरेस्ट ब्याज दर में कमी हुई है, उसके चलते भी इसका सब फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशंस देखें तो मारुति भी काफी स्ट्रेच लग रहा है और हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर भी सिमिलर टू इन्फी एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन करे और इनका नजरिया ऑब्वियसली 2-3 साल का है। डेफिनेटली इन दोनों काउंटर में अच्छी खासी फायदेमंद साबित होगी और यही स्ट्रैटेजी करके चले कि शायद कोई भी करेक्शन आए तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करके चले। धन्यवाद सुब्रमण्यम जी, हमारे वक्त निकालने के लिए। हम के सुब्रमण्यम से इजाजत ले रहे हैं, लेकिन मेरे साथ समित चौहान बने हुए हैं। हम समित के साथ लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट आगे। स्टॉक्स फटाफट में आज समित चौहान दे रहे हैं आपको फटाफट सलाह। पहला सवाल सुनील का बांदा से जो जानना चाहते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज में क्या करें। 500 शेयर है, 41 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की थी। देखिए प्रकाश इंडस्ट्रीज में जो रिसेंट करेक्शन आया था वो प्रिसाइजली हॉल्ट हुआ है उसके मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास और स्टॉक अभी फिलहाल अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड जैसे ये 32 के ऊपर रहता है इसमें अच्छा खासा हम ट्रैक्शन देख सकते हैं, तो 40-42 के लेवल्स इसमें पॉसिबल है, फिलहाल होल्ड की सलाह होगी। अकरम खान के पास है जियोजी बीएनपी पाराबास के 2200 शेयर, 44 रुपए में उन्होंने ये खरीदा था, क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो ये डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। 35 के आसपास हम इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, तो 35 का एक स्टॉप लॉस मान के इसमें बने रहना चाहिए। जैसे स्टॉक 48-50 का लेवल क्रॉस होता है इसमें अच्छे खासे हम रैली देख सकते हैं। सूरत के मुदस्सर जानना चाहते हैं डिशमन फार्मा 200 शेयर 160 रुपए में खरीदा था।
देखिए इनकी कॉस्ट प्राइस काफी नीचे की है, बट ओवरऑल अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक अभी फिलहाल इसके 2007 के हाईज के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं इनको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा और बैलेंस क्वांटिटी के लिए 330 का एक स्टॉप लॉस होगा। संदीप के पास है HTIL के 1000 शेयर 98 रुपए 75 पैसे में इन्होंने खरीदा था। देखिए फिलहाल ये स्टॉक इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, 78 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता सस्टेनेबल बेसिस पे, इस पे हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर होगा, इसलिए मैं इनको एक छोटा स्टॉप लॉस दूंगा 70 का। ये स्टॉप लॉस से ये बने रह सकते हैं, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है एग्जिट की सलाह होगी। गुड़गांव के आनंद जानना चाहते हैं इंडिया ग्लाइकोल में क्या करें। 1000 शेयर 136 रुपए में इन्होंने खरीदा है। फिलहाल तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, 110 का इसका मेजर रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है इसमें अच्छी खासी मूवमेंट हम नहीं देख पाएंगे। फिलहाल तो ये बने रह सकता है, 77 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम देख रहे हैं, तो वही स्टॉप लॉस मान के बने रह सकते हैं। अगला स्टॉक रेन इंडस्ट्रीज हर्षद जानना चाहते हैं। 500 शेयर हैं 56 रुपए 50 पैसे में खरीदा था। कल हमने इसमें अच्छी खासी एक मूवमेंट देखी थी। स्टॉक का 41-42 लेवल के ऊपर रहना काफी इंपॉर्टेंट है अगर ये मूवमेंट इसकी एक्सटेंड होनी है तो फिलहाल ये बने रह सकते हैं। 34 का इसका स्टॉप लॉस होगा। जैसे स्टॉक 42 का लेवल ब्रेक करता है, इसमें 48-49 के लेवल आने की पॉसिबिलिटी है। मोहित के पास है SKS माइक्रो के 280 शेयर 150 रुपए में खरीदारी की थी। SKS माइक्रो फाइनेंस में भी ये बने रह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इनकी काफी नीचे की है। फिलहाल एक 410 का स्टिक स्टॉप लॉस मान के बने रहिए। फिलहाल 450-460 का रेजिस्टेंस है, जैसे ये लेवल क्रॉस होता है इसकी जो हायर डिग्री अप ट्रेंड है वो रिज्यूम होगी। 520-530 के लेवल्स ये केस में मान के चल सकते हैं। अर्जुन जी के पास है जैन इरिगेशन के 600 शेयर 130 रुपए में खरीदा था, क्या करें। कॉस्ट प्राइस इनकी काफी हाई है, ये लेवल फिलहाल तो हमें मुमकिन नहीं लग रहा है। ऊपर की तरफ 78 से लेके 82 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है ये स्टॉक में हम मीडियम टर्म व्यू से तेजी नहीं देखेंगे। फिलहाल ये बने रह सकते हैं, एटलीस्ट 76-78 के लेवल रीटेस्ट हो सकता है। राम पूछ रहे हैं बंगलुरु से सन टीवी में क्या करें। 300 शेयर 359 रुपए में इन्होंने खरीदा था। सन टीवी में मेरे ख्याल से अगर ब्रॉडर व्यू से देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज में है। हाई लेवल पे 410 से लेके 440 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो करंट लेवल से अगर कोई भी ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है तो वहां पे एग्जिट की सलाह होगी। नीचे फिलहाल 330 का एक स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए। पटना से वरुण यादव IOC पर पूछ रहे हैं सवाल। 700 शेयर 408 रुपए में खरीदारी की थी। ओवरऑल हमने OMCs में अच्छी खासी रैली देखी थी 6 to 8 मंथ्स के व्यू से हम अगर देखें तो फिलहाल तो लास्ट 1 से 1.5 महीने में ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। 380 का स्टॉप लॉस मान के इसमें बने रहना चाहिए। नियर टर्म कंजेशन जोन है 410 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये लेवल क्रॉस होने के बाद ही इसमें मोमेंटम दिखाई देगा। तो स्टॉक्स फटाफट में इतने सवाल थे, लेकिन एक अहम खबर, स्पेक्ट्रम मामले पर स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। क्या अपडेट है वरुण? देखिए प्रियंका, दरअसल 2002 के स्पेक्ट्रम एलोकेशन का यह मामला है जहां पे पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी श्यामल घोष समेत 3 कंपनी को दरअसल इसके पहले उन पे चार्ज लगाया गया था। सीबीआई ने दरअसल ये चार्ज लगाया था कि श्यामल घोष ने दरअसल इन 3 कंपनियों को अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए एक्सेस स्पेक्ट्रम देके थ्रो अवे प्राइस पे दरअसल स्पेक्ट्रम देके काफी फायदा पहुंचाया है। कंपनियों ने इसके अगेंस्ट अर्जी दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के साथ साथ जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी ये साफ किया था कि दरअसल सिर्फ उन्हें ये स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया है, बल्कि जो सरकारी कंपनी है उन्हें भी ये स्पेक्ट्रम दिया गया है। और इसी के ऊपर दरअसल अब ये स्पेशल कोर्ट का ये पूरा जजमेंट आया है, जहां पे ये कहा गया है कि जो तीनों कंपनी है उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते। 3 कंपनी जिनपे सीबीआई ने दरअसल चार्जेस लगाए थे उसमें थी हचिंसन मैक्स, स्टर्लिंग सेलुलर और भारती सेलुलर। ये 3 कंपनी थी जिनपे चार्जेस लगाए गए थे और अब इन्हें ये चार्जेस से पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। करीब 800-850 करोड़ के आसपास सरकार को नुकसान हुआ है, ऐसी दलीलें पहले दी गई थी और कंपनियों ने कहा था कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है। और जो पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी है उन्होंने भी कोई गलती नहीं की है। और दरअसल स्पेशल कोर्ट की तरफ से अब यही वर्डिक्ट आया है, इन कंपनियों के पक्ष में ये वर्डिक्ट आया है, तो इन कंपनियों के लिए ये काफी बड़ी राहत की खबर है, खासकर भारती सेलुलर की, जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है भारती एयरटेल।
जी शुक्रिया वरुण इस पूरे अपडेट के लिए। तो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में सारे ही आरोपी बरी हो गए हैं। ये है स्पेशल कोर्ट का फैसला। आप जाते जाते समित आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इस खबर के बाद आप देख रहे टेक्निकल स्टॉक्स में आप देखेंगे तेजी? देखिए, अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो हमें लग रहा था कि ये 350 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से थोड़ा वीकनेस आ सकता है। बट अभी ये न्यूज़ के बाद थोड़ा रीएसेस करना पड़ेगा। 350 352 का लेवल है, इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। जैसे ही स्टॉक ये लेवल क्रॉस करता है, इसमें थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकती है, बट हम फिलहाल वेट करेंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस होने के लिए। शुक्रिया समित, आज हमारे वक्त निकालने के लिए। सौदा आपका में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी राउंड अप के साथ। नमस्कार।